फिर आए जून 1936। हवासू में एक कार रेसिंग के दौरान उनकी कार क्रैश हो जाती है। 1945 की वो काली रात, अचानक धरती कांपने लगी। यह था मिकावा अर्धचक्र। 1945 में ही जापान में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह पर परमाणु बम गिरे, जिससे पूरे जापान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। एक ऐसा नाम जिसने इंजन की धड़कन को दुनिया का रफ्तार बना दिया। एक छोटा सा गांव और एक लड़का जिसके हाथों में तो टूल्स थे और दिमाग में बड़े बड़े सपने। क्या होता है जब एक लड़का जिसे पूरी दुनिया ने नकारा समझा, वह अपने हाथों से इतिहास लिखने की ठान लेता है। कब एक छोटे से गैरेज की चिंगारियां पूरी दुनिया को अपने आँख से जला देती है। क्यों एक इंसान ने हर एक ना को हाँ में बदला और दीवार तोड़कर नया रास्ता बनाया। कैसे सोइचिरो ने अपने जीत की दम पर एक ऐसी मशीन बनाई जो आज हर एक सड़क पर राज कर। नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे लड़की की कहानी के लिए जिसके पास न डिग्री थी न पैसा। एक छोटे से गैरेज से शुरू हुई जंग लगी मशीनों की कहानी कैसे आज लाखों दिलों की धड़कन बनी। यह है एक मज़ेदार राइड, थोड़े से जुनून, नाकामयाबी और पागलपन के रेस की। क्या आप ये रेस मेरे साथ एंजॉय करना चाहोगे? चलो इंजन स्टार्ट करते हैं। ओह सॉरी, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 17 नवंबर सन 1906 को, जब माउंट फुजी के नीचे में बसे एक छोटे से गांव टेनिस सुजुका में, जहां गरीबी हर घर की मेहमान थी। इसी गांव में गेही होंडा उनकी पत्नी ने अपने पहले बेटे सोइचिरो होंडा का स्वागत किया। गेही गांव के लोहार थे जिनके हाथों में लोहा पिघलता था और साइकिलें नए जीवन पाती थी। उस समय साइकिलों का चलन बहुत था, पर साइकिल रिपेयरिंग का कोई खास दुकान नहीं था। लेकिन सोइचिरो के पिता साइकिल रिपेयरिंग का कुछ काम कर लिया करते थे। सोइचिरो की माँ एक हुनरमंद बुनकर थी जिन्होंने तंगहाली में भी अपने परिवार को संभाला। लेकिन जिंदगी ने इस परिवार पर शुरू से ही कठोर प्रहार किए। सोइचिरो के 5 भाई बहन स्वास्थ्य की लड़ाई हार गए। गरीबी के कारण कुपोषण ने उन्हें हमेशा के लिए सोइचिरो से दूर कर दिया। बचपन से ही सोइचिरो को नुकसान का दर्द महसूस हुआ। बचपन में ही सोइचिरो अपने ग्रैंडफादर के साथ एक राइस मिल में जाते थे। इस मिल की खास बात यह थी कि वहाँ एक पेट्रोल पावर मोटर का यूज़ करके काम किया जाता था, जो कि उस टाइम काफ़ी रेयर थी। उस मोटर का साउंड, उस मोटर की धुआं और पेट्रोल की स्मेल उन्हें काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी। और इसी मोटर को देखते देखते उनके भीतर मोटर और मशीन के लिए पैशन डेवलप होते चला गया। सोइचिरो जब 8 साल के थे, फिर एक दिन गांव की साधारण सी जिंदगी में असाधारण घटना घटी। वे पड़ोसी के घर की ओर जा रहे थे, तभी हवा में एक अनोखी गड़गड़ाहट गूंजी। यह आवाज़ उनके कानों में बिजली की तरह कौंधी और उनका छोटा सा हंसी दिल उसे ढूंढने को बेताब हो उठा। उन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया और फिर वहाँ थी एक विशाल रहस्यमयी मशीन 4 पहियों पर दौड़ती हुई। कुछ दूर जाकर वह कार रुक जाता है और थोड़ा सा पेट्रोल लीक हो जाता है। सोइचिरो पेट्रोल को हाथ में पकड़कर महसूस करने लगता है मानो उसे इस चीज़ से बहुत प्यार हो गया हो। यह थी फोर्ड मॉडल टी कार। सोइचिरो की आंखें चमक उठी, उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। बाद में इसी घटना को याद करते हुए वे कहते हैं, यह पहली कार थी जो मैंने देखा। क्या रोमांस था। मैं समझ ही नहीं पाया कि यह कार अपने आप कैसे चल सकती है। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी, मैं बिना सोचे सड़क पर उसके पीछे दौड़ पड़ा, जितना तेज मेरे छोटे पैर ले जा सकते थे। वह सोइचिरो के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। इसी मोमेंट ने सोइचिरो के भीतर कुछ जगा दिया। वह मशीन सिर्फ लोहे की ढांचा ही नहीं थी, एक ड्रीम थी, एक माइस्ट्री थी जिसे वे सुलझाना चाहते थे। इस घटना के बाद सोइचिरो का पूरा बचपन मशीनों की दुनिया में डूब गया। खेतों में घूमते हुए ब्लेडों को वे ध्यान से देखते, पापा के साथ बैठकर साइकिल रिपेयरिंग का काम सीखते। हर एक मोटर, हर एक मशीन उनके लिए नई कहानी हुआ करती थी। लेकिन स्कूल जाना तो उन्हें कभी भी पसंद ही नहीं था। किताबें और कक्षा की 4 दीवारी उन्हें कभी भी बांध कर नहीं रख सकती थी। इसके बजाय वे अपने पापा के साथ घंटों बिताते और पसीने और ग्रीस में सने हुए मशीनों के साथ दिन भर खेलते। स्कूल से बेरुखी उनके ग्रेड्स में भी झलकती थी। इसके लिए उन्होंने शरारती उपाय निकाला। उन्होंने रबर से अपने परिवार की नकली मुहर बनाई और अपने ग्रेड्स रिपोर्ट पर लगा दिया, ताकि पापा को सिग्नेचर करने की ज़रूरत ही न पड़े और उसके खराब अंक को भी छिपाया जा सके। लेकिन यह तरकीब उन पर ही भारी पड़ गया। आखिर सच कहाँ तक छुपता है। एक दिन वे पकड़े गए। उनके पिताजी ने उन्हें एक रूम में बंद कर दिया और दोपहर का खाना भी नहीं दिया। लेकिन यह सजा भी सोइचिरो के जुनून को कम न कर सकी।
उनके भीतर वह चिंगारी अभी भी जल रही थी, एक दिन कुछ बड़ा करने की और कुछ ऐसा करने की जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। 1922 का साल था और सोइचिरो के हाथ में एक चमकदार मैगजीन पड़ी। उसमें एक विज्ञापन था टोक्यो शहर की मशहूर ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी की। सोइचिरो का दिमाग चला, अरे यह तो शहर की सबसे पॉपुलर दुकान है, शायद यह नया और जोशीला लड़का चाहिए होगा। बस फिर क्या था, उन्होंने फिर एक खत लिख डाली और द आर्ट सोकाई को भेज दी, भाई नौकरी है क्या? और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस भी आया, हाँ भाई आ जा। 15 साल का सोइचिरो जो कि अभी तक स्कूल की बेंचें घिस रहा था, उसने बैग उठाया, स्कूल को टाटा कहा, घर वालों को मैं निकल रहा हूँ चिल्लाया और अपनों सपनों की गाड़ी पकड़कर टोक्यो की ट्रेन में चढ़ गया। टोक्यो पहुँचते ही सोइचिरो की आंखें फटी की फटी रह गई। गाँव का वो शांत लड़का अब शहर की चकाचौंध में था। गाड़ियों की हॉर्न, नए नए लोग, सब कुछ इतना तेज। वो दुकान पर पहुंचा जहां पर मालिक उसका इंतजार कर रहा था। सोइचिरो ने सोचा अब मजा आएगा, गाड़ियों के इंजन खोलूंगा, टायर फिट करूंगा। लेकिन जल्द ही सोइचिरो के अरमानों पर पानी फिरने वाला था। लेकिन शॉप ओनर ने कहा, ये ले पहले मेरा बच्चा संभाल। सोइचिरो का चेहरा रटक गया। इंजन का सपना तो छोड़ ही दो, उसे तो बच्चे को पीठ पर लादकर घूमना पड़ा। महीनों तक न पैसा मिला और न ही छूने को गाड़ी मिली। मन में बस एक ही ख्याल आता, अब घर कैसे लौटा जाए, मम्मी पापा को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। बस इसी शर्मिंदगी ने उसे वहां टिकाए रखा। तारीख थी 1 सितंबर सन 1923। जापान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, द ग्रेट कांतो अर्थक्वेक। पूरा जापान तहस नहस हो जाता है। लेकिन जहां सोइचिरो के लाइफ में एक और ट्विस्ट आता है, ये अर्थक्वेक सोइचिरो के लकीली साबित हुआ। आज से कोई के ज़्यादातर मैकेनिक अपने घरों को रिपेयरिंग करने के लिए अपने अपने गांव लौट गए। अब गैरेज में केवल सोइचिरो और एक ही एम्प्लॉय बचे थे। फाइनली ओनर को सोइचिरो को कार रिपेयरिंग के काम में लगाना ही पड़ा। सोइचिरो ने मौका को जाया नहीं जाने दिया। पहले छोटे मोटे काम जैसे टायर में हवा भरना, स्क्रू कसना, ये सब करता चला गया। धीरे धीरे काम के प्रति लगन से वह दुकान का सितारा बन गया। इंजन की खटपट उसकी फेवरेट सॉन्ग हुआ करती थी और गाड़ी उसके बेस्ट फ्रेंड। वे बहुत ही जल्द वहाँ के सबसे बेस्ट मैकेनिक बन गए और उनका एक के बाद एक प्रमोशन होता गया। साकाकीबारा की रिपेयरिंग शॉप कोई ऑर्डिनरी प्लेस नहीं थी। वहाँ पर ऑटोमोबाइल, बाइक रिपेयरिंग और कार रिपेयरिंग का काम होता था। लेकिन उस समय की कारें यह आज की तरह गलियों में खड़ी हुई नहीं मिलती थी। यह बहुत अमेजिंग चीज़ हुआ करती थी जो केवल अपर क्लास वालों के पास ही हुआ करती थी। यह मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए एक ड्रीम था जो वह दूर से खड़े होकर देख सकते थे। उस समय जापान में विदेशी माल ही मिलते थे। जापान में बनी गाड़ियाँ तो केवल गिनती की ही थी। सोइचिरो कोई साधारण मैकेनिक नहीं था, उसके हाथों में जादू था। दिमाग में केवल मशीनों की ही दुनिया बसती थी। दिन रात वे अपनी कला को निखारने में ही लगे रहते थे। हर मोटर, हर इंजन, हर गियर, हर बोल्ट को समझने की भूख थी उसके अंदर और इसी शॉप ने उसे नई दुनिया से मिलाया। मोटर स्पोर्ट्स की चकाचौंध भरी दुनिया। उस वक्त मोटर स्पोर्ट्स का जादू हर तरफ फैल रहा था। यूरोप, अमेरिका के साथ साथ जापान में भी रेसिंग का शोर, रफ्तार का रोमांच, ये सब कुछ हवा में तैर रहा था। और फिर आया 1923 का वो साल जब साकाकीबारा ने फैसला किया कि अब रिपेयरिंग ही नहीं, कुछ बड़ा करना है। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया जिसमें सोइचिरो भी था और कहा चलो रेसिंग कार बनाते हैं। उनका पहला मॉडल था आर्ट डेमलर। नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कि क्या शानदार चीज़ रही होगी, लेकिन सच में इसे पुराने थके हुए डेमलर इंजन से बनाया गया था। उसमें जान फूंक दी गई थी जैसे कोई जादूगर पुरानी चीज़ को नया बना दे। लेकिन असली कमाल तो दूसरा मॉडल था, कर्टिस। इसे बनाने के लिए एक पुराने अमेरिकी कर्टिस बाईप्लेन का इंजन लिया गया था। जी हाँ, एक हवाई जहाज का इंजन, और उसे जोड़ा गया एक अमेरिकी कार मिशेल के चेसिस के साथ। ये गाड़ी ही नहीं थी, एक ड्रीम था जो सड़कों पर दौड़ने को तैयार था। तो ये थी शुरुआत जब तेल और घी से सने हुए हाथों ने न सिर्फ मशीनों को ठीक किया बल्कि रफ्तार के नए कीर्तिमान की नींव भी रखी। 1926 में सोइचिरो ने जापानी आर्मी ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन मेडिकल एग्जाम में एक प्रॉब्लम आ गया, कलर ब्लाइंडनेस की। उसे रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता था। सोइचिरो सॉफ्ट हो गया, उसका आर्मी ज्वाइन करने का सपना टूट गया। द आर्ट सोकाई के ओनर सोइचिरो की काबिलियत जान चुके थे। वे उसे रिपेयरिंग काम के साथ साथ बिजनेस के भी टिप्स देने लगे। वे अब नया ब्रांच खोलना चाहते थे जिसके लिए उन्हें एक जिम्मेदार और भरोसेमंद मैनेजर चाहिए था। उनकी नज़र में सोइचिरो से अच्छा मैनेजर कोई हो भी नहीं सकता था। 21 साल की उम्र में हामामासु में सोइचिरो को नया ब्रांच संभालने का मौका मिला, लेकिन यह सफ़र इतना आसान भी नहीं था।
लोग सोच रहे थे ये नया लड़का, इसका एक्सपीरियंस ही क्या है। ट्रस्ट कम था और पहले साल ही उनका बिजनेस स्ट्रगल करने लगा था। उनके पास काम ही नहीं आते थे। लेकिन सोचो रो भैया, हार कहाँ मानने वाले थे। वे खाली टाइम में आसपास के गैरेज में जाते, जो काम आसपास के लोग ठीक नहीं करते, इम्पॉसिबल कर कर छोड़ देते, वे उन्हें इंस्टेंटली ठीक कर देते। उनका टैलेंट लोगों के सामने आने लगा। धीरे धीरे मार्केट में उनकी अच्छी पहचान बन गई और यह था सोइचिरो का मैजिक, दिमाग का सही इस्तेमाल और हाथों का हुनर। उनकी नॉलेज और स्किल के दम पर शॉप चल पड़ी। साल 1930 तक एक अकेले इंसान की छोटी सी दुकान 30 लोगों की बड़े सेटअप में बदल गई। हार्डवर्क का यह नतीजा था। सोइचिरो अपने वाइफ को भी शॉप पर लेकर आए और एक परफेक्ट टीम बनाई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सोइचिरो सिर्फ मैकेनिक ही नहीं थे, वे कार रेसिंग के भी शौकीन थे। वे शॉप के भीतर में रेसिंग कार बनाने लगे। 1930 में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यह रिकॉर्ड लगभग 7 साल तक बना रहा। उस समय कार रेसिंग करना मतलब जान को जोखिम में डालना था, लेकिन सोइचिरो के लिए यह पैशन बन चुका था। लेकिन यही पैशन आगे चलकर उन पर भारी पड़ने वाला था। फिर आए जून 1936। हवाई में एक कार रेसिंग के दौरान उनकी कार क्रैश हो जाती है। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वह बार बार मौत के मुंह से बचे। उनका लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर चोटिल हो गया और फेस बुरी तरह से घायल हो गया। डॉक्टर्स ने कहा रिकवरी मुश्किल है, लेकिन सोइचिरो ने कहा मुश्किल, यह तो मेरी लाइफ का पार्ट है। कुछ ही महीनों में वे फिर से खड़े हो गए, फुल्ली रिकवर्ड। और यह थी उनकी स्पिरिट। वे फिर से कार रेस में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से उनके पेरेंट्स और उनकी वाइफ ने रोका, जिसके बाद वे फिर कभी कार रेस में नहीं उतरे। 1936 आते आते वे अपने काम से ऊब चुके थे। अब उन्हें काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। उनकी अंदर की एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। रिपेयरिंग का काम अब उन्हें बहुत बोर लग रहा था। अब वे कुछ नया और बड़ा करना चाहते थे। उनके मन में विजन था कार के इम्पोर्टेंस पार्ट बनाने का, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग और कंपनी के शेयर होल्डर्स उनके इस बात से सहमत नहीं थे। लोगों का कहना था कि कंपनी अच्छी चल रही है तो वही सब जो लिया जाए, बट सोइचिरो होंडा किसी और मिट्टी के बने थे। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने होंडा को समझाया यह काम उसके बस का नहीं है, लेकिन सोइचिरो का जवाब सिंपल था, आई कैन बिल्ड एनीथिंग इफ आई सी इट जस्ट। अगर मैं किसी चीज़ को एक बार देख लूँ तो उसे बना भी सकता हूँ। उन्होंने डिसाइड किया कि वह अब खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे। 1937 में होंडा ने खुद की कंपनी शुरू किया, तोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री। उनका मिशन था हाई क्वालिटी पिस्टन रिंग्स बनाना। इस सफर में उनके करीबी दोस्त शिचारो काटो उनके साथ थे, जो कि कंपनी के प्रेसिडेंट भी बने। सोइचिरो ने 50 नए एम्प्लॉयज़ हायर किए और काम के लिए एक्सपेंसिव मशीन भी खरीद लिए, लेकिन उन्हें पिस्टन रिंग बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब होंडा और काटो दिन रात रिसर्च करने में लग गए। कुछ ही महीने बीत गए, उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। फैक्ट्री को जिंदा रखने के लिए उन्हें अपनी वाइफ की ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी। इतना कुछ करने के बाद भी वे पिस्टन रिंग नहीं बना सके। सोइचिरो को अब ये एहसास हो चुका था कि पिस्टन बनाने की प्रॉपर नॉलेज उसके पास नहीं है। इसलिए हामामासु टेक्निकल स्कूल में मेटलर्जी की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लिया और पिस्टन बनाने की टेक्नोलॉजी को समझने लगे। इसके बाद पिस्टन रिंग बनाकर वे सैंपल के लिए टोयोटा कंपनी के पास गए। भेजे गए 50 पिस्टन रिंग्स में केवल 3 ही टोयोटा के स्टैंडर्ड क्वालिटी को पास कर सके। यह सोइचिरो के लिए एक बहुत बड़ा फेलर था। इस एक्सट्रीम मेहनत का होंडा की हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ा। कई महीनों तक नॉन स्टॉप काम करने के कारण उनका वेट भी काफ़ी कम हो गया। उनकी शक्ल तक बदलने लगी थी। अब वे ये सब छोड़कर जापान की यात्रा में निकल गए। वे अलग अलग फैक्ट्रियों पर गए, मेटलर्जी को गहराई से समझा, नए टेक्निक्स सीखे और फिर से फैक्ट्री में पहुंचे। इस बार उनका आत्मविश्वास दुगना था। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। कई ट्रायल्स और एरर के बाद उन्होंने एक ऐसा पिस्टन रिंग डिजाइन किया जिसे टोयोटा ने अप्रूव किया। सन 1941 में तोकाई सेकी ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब वे नेवी के लिए भी पार्ट्स और मशीनरी बनाना स्टार्ट कर चुके थे। अब उनकी फैक्ट्री में 2000 वर्कर्स से भी ज़्यादा लोग काम करने लग गए थे। साल था 1940 का। होंडा की कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। हर कोई अब यही कह रहा था कि होंडा को यहाँ से अब कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब होंडा की कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो चुका था। जापान और अमेरिका के बीच आपसी टकराव हर दिन बढ़ते जा रहे थे। पूरी इंडस्ट्री जापानीज मिलिट्री के लिए काम करने में लग गई थी। उधर सोइचिरो होंडा की कंपनी जापानीज मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट प्रोपेलर पार्ट्स बना रही थी। यह दौर पूरे जापान के लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन असली मुसीबत आना तो अभी बाकी था। साल 1944 आसमान में अचानक गड़गड़ाहट बोल उठी। अमेरिकी B-29 बॉम्बर जापान के इंडस्ट्रियल जोन को निशाना बना चुके थे
और उसमें से एक टारगेट था सोइचिरो की टोकाई से की फैक्ट्री। बहुत जोर का धमाका हुआ, पूरी धरती कांप उठी। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी फैक्ट्री कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील हो गई। सालों की मेहनत एक पल में राख हो गई। लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बची कुछ ही चीजों को जोड़कर अपने प्लान को फिर से खड़ा करने का कोशिश किया और तभी एक और मुसीबत आ गई। 1945 की वो काली रात, अचानक धरती कांपने लगी। यह था मिकावा अर्थक्वेक। 7.1 तीव्रता वाले इस भूकंप ने पूरे हवामासु को हिलाकर रख दिया। होंडा की बची कुछ फैक्ट्री भी अब धराशायी हो चुकी थी। 1945 में ही जापान में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह पर परमाणु बम गिरे, जिससे पूरे जापान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। जापानी सेना हार मान चुकी थी। लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोग मर चुके थे, शहर खंडहर में बदल चुके थे, फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई थी, ईंधन की भारी कमी हो गई थी, लोग साइकिल चलाने को मजबूर थे। होंडा की टोकाई से कई फैक्ट्री भी भूकंप और अमेरिका की बमबारी में पूरी तरह से नष्ट हो गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना कोई फैक्ट्री और ना कोई काम। बची कुछ संपत्ति भी उन्होंने टोयोटा को बेच दिया और काम से ब्रेक ले लिया। साथ ही जापानी लोगों की मदद करने लग गए। उन्हें जापानी सेना का एक पुराना जनरेटर मिला, जिसे जापान की मिलिट्री अपने वायरलेस रेडियो चलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। यह जनरेटर एक छोटे से इंजन से चलता था और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर से इस इंजन को साइकिल में फिट कर दिया जाए तो क्या होगा। होंडा ने 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। उन्होंने सेना के बचे कुचे जनरेटर को इंजनों में मॉडिफाइड किया और उन्हें साइकिल में फिट कर दिया। नतीजा था एक छोटी, सस्ती और कम ईंधन में चलने वाली मोटरसाइकिल। यह इन्वेंशन उस समय जापान में बहुत हिट साबित हुई, लेकिन उस समय जापान में फ्यूल की बहुत कमी थी। लेकिन यह मोटर बाइक बहुत ही कम फ्यूल में चल सकती थी, जिसके कारण मार्केट में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी। होंडा के पास 500 इंजनों की सप्लाई खत्म हो गई। अब एक और नई प्रॉब्लम थी, इंजन की सप्लाई खत्म हो चुकी थी। मिलिट्री के पास और जनरेटर नहीं बचे थे। अब होंडा के पास दो ही ऑप्शन बचे थे। पहला, या तो वो हार मान ले और सब काम यहीं पर छोड़ दें, और दूसरा, खुद पे इंजन डिजाइन करें और मोटरसाइकिल बनाएं। और उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चुना। उन्होंने अपने दम पर नया और बेहतर इंजन डिजाइन किया, जो न सिर्फ पेट्रोल पर बल्कि एथेनॉल और रेजिन फ्यूल पर भी चल सकता था। 1947 में उन्होंने पहला होंडा टाइप ए इंजन लॉन्च किया। यह छोटा, हल्का और बेहद किफायती था। लोग इसे हाथों हाथ खरीदने लगे और होंडा कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी। यहाँ पहली बार इंजन पर होंडा लिखा था। 1948 में उन्होंने होंडा मोटर कंपनी की स्थापना की, लेकिन यहाँ भी एक और समस्या थी। होंडा के पास पैसे नहीं थे। होंडा ने 18,000 दुकानों के पास एक पत्र लिखा और उनसे बिजनेस में हेल्प मांगा। 3,000 लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और एडवांस में पैसे भी भेजे। इसी के साथ होंडा ने जापान में सबसे बड़ी मोटर कंपनी की नींव रखी। सोइचिरो ने अपना पहला बाइक लॉन्च किया, लेकिन यहाँ भी उनकी शुरुआत खराब रही। उनकी मोटरसाइकिल का नाम था ड्रीम डी टाइप, लेकिन यह बहुत भारी था, महंगी थी और आम लोगों के चलाने के लिए आसान नहीं था। जापानी मार्केट इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। यह होंडा के लिए बहुत बड़ा झटका था। होंडा ने अपनी गलतियों से सबक लिया और उन्हें जल्द ही समझ में आ गया, उन्हें सही मोटरसाइकिल बनानी है तो उन्हें छोटा और पावरफुल इंजन चाहिए। 1952 में उन्होंने एक नया इंजन डिजाइन किया जो छोटा, हल्का और दमदार था। इसी के लिए उन्हें जापान में ब्लू रिबन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोइचिरो दुनिया घूमने निकल गए थे। वे अलग अलग देशों में जाते, वहाँ की बाइकें देखते और उनसे सीख लेते। 1956 में वे यूरोप दौरे पर गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने NSU क्विकली नाम की एक मोपेड देखी, जो उस समय जर्मनी और यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय थी। यह बाइक हल्की, फ्यूल एफिशिएंट और शहरों में यात्रा करने के लिए परफेक्ट थी। इस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने होंडा सुपर कप का डिज़ाइन तैयार किया। यह काफ़ी नहीं था, यह उससे भी बेहतरीन था। 4 स्ट्रोक इंजन, अफोर्डेबल एवं रिलायबल। 1958 में लॉन्च होने के बाद होंडा सुपर कप दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बनी। जापान पर राज करने के बाद सोइचिरो का अगला टारगेट था दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। 1960 के दशक में अमेरिका में मोटरसाइकिल की छवि बहुत खराब थी। बाइक्स को गैंगस्टर या क्रिमिनल का वाहन माना जाता था। आम लोग बाइक से दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन सोइचिरो जल्द ही इस सोच को बदलने वाले थे। वे एक दिन गहरी सोच में डूबे हुए थे, तभी उनके चेहरे में हल्की सी मुस्कान आती है और उनके दिमाग में प्लान बन चुका है।
होंडा की मास्टर स्ट्रोक मार्केटिंग। उन्होंने अपने बाइक्स को केवल मोटरसाइकिल के रूप में नहीं बेचा, उन्होंने अपने एड्स में कभी भी मोटरसाइकिल शब्द का यूज़ ही नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने लोगों को बताया कि यू मीट द नाइसेस्ट पीपुल ऑन ए होंडा। होंडा ने अपने विज्ञापनों में दिखाया स्टूडेंट्स, एक क्लासिक कॉलेज बॉय होंडा पर जाते हुए, वर्किंग प्रोफेशनल एक जेंटलमैन टाइप पहनकर होंडा चला रहा है, हाउसवाइफ शॉपिंग बैग लेकर होंडा पर सवार है। होंडा ने अपनी बाइक की छवि पूरी तरह से बदल दिया। अब यह सिर्फ आउटलॉस के लिए ही नहीं बल्कि फैमिली और आम लोगों के लिए भी थी। और गैस करो क्या हुआ होगा। यह आइडिया सुपर हिट साबित हुआ। 1968 तक होंडा ने अमेरिका में 10 लाख से भी ज़्यादा बाइकें बेच दी। 1973 तक उन्होंने पूरी अमेरिकी बाइक मार्केट पर कब्जा कर लिया। होंडा अब सिर्फ जापान पर नहीं पूरी दुनिया पर राज करने लगा। 1960 के एंड तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी, लेकिन होंडा का ड्रीम इससे भी बड़ा था। असली गेम तो अभी स्टार्ट होने वाला था। अब वे रेडी थे अपने बचपन की ड्रीम को पूरा करने के लिए, ए होंडा कार फॉर द वर्ल्ड। लेकिन ये सफ़र क्या इतना आसान था या फिर कोई नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था। 1916 का टाइम, जापान पहले से ही टोयोटा, निसान और सुजुकी जैसी कार पर डिपेंड थी। वहाँ की गवर्नमेंट भी इससे खुश थी। पूरे जापान पर इन्हीं का राज था। कंपटीशन बहुत टफ था। हर कोई सोल्चुरो को 4 व्हीलर बिजनेस में जाने से मना कर रहा था। लोग कहते थे होंडा सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए बना है, कार बिजनेस में सक्सेस पाना इनके लिए इम्पॉसिबल है। अभी तक की स्टोरी में आप समझ गए होंगे कि होंडा कभी भी किसी की सुनते ही नहीं थे। वे ठान चुके थे कि होंडा की कारें एक दिन सड़कों पर दौड़ेगी, लेकिन उनकी शुरुआत शानदार नहीं रही। 1963 में होंडा ने पहला 4 व्हीलर लॉन्च किया, T360, जो कि एक स्मॉल पिकअप ट्रक था। ये हल्का, किफ़ायती और छोटे बिजनेस के लिए परफेक्ट था, लेकिन जब बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। लोगों को होंडा से कार की उम्मीदें थी, ट्रक की नहीं। लेकिन सोइचिरो हार मानने वाले में से नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सोचा अगर ट्रक नहीं चला तो कार चलाएंगे। होंडा ने 1967 में अपनी पहली मास प्रोडक्शन कार लॉन्च की, होंडा N360। इसकी खासियत थी छोटी लेकिन स्पेशियस, ज़बरदस्त माइलेज और सबसे बड़ी बात, ये बाकी कारों से 25 से 30% सस्ती थी। जापान में ये कार सुपर हिट हो गई। होंडा ने प्रूव किया वे बाइक ही नहीं कार स्पेशलिस्ट भी हैं। सोइचिरो अपनी कारों को जापान से बाहर ले जाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें गोल्डन चांस मिलने वाला था। 1970s का समय, पूरी दुनिया बहुत बड़े ऑयल क्राइसिस से गुजर रही थी और साथ ही अमेरिका में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे। अमेरिकी गवर्नमेंट ने क्लीन एयर एक्ट लागू कर दिया था, जिसके कारण सभी कार कंपनियों को अपनी कार के इंजन को कम प्रदूषण वाला बनाना बहुत जरूरी हो गया था। यहाँ पर एक और ट्विस्ट था। फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्रिसलर जैसी बड़ी कंपनियां इस कानून का सख्त विरोध कर रही थी। उन्होंने अमेरिकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया क्योंकि उनकी भारी भरकम इंजनों को मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन हमारे होंडा साहब अलग मिट्टी के बने थे, वे अलग दिशा में सोच रहे थे। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी रिसर्च टीम को इस पर काम करने के लिए लगा दिया। 1972 में उन्होंने दुनिया को नई इंजन टेक्नोलॉजी दी, कंपाउंड वर्टेक्स कंट्रोल कंबल्सन CVCC इंजन। ये इंजन न सिर्फ प्रदूषण कम करता था बल्कि बाकी कंपनियों के इंजन से ज़्यादा इफ़िशियंट और सस्ता भी था। और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब 1975 में होंडा ने CVCC इंजन के साथ होंडा सिविक को लॉन्च किया। ये कार न सिर्फ अमेरिकन पोल्यूशन स्टैंडर्ड को पूरा कर रही थी बल्कि उसे किसी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी। यह अमेरिका की पहली कार थी जिसने बिना किसी कैटलिक कन्वर्टर के क्लीन एयर एक्ट को पास कर लिया। यह वो पल था जिसने होंडा को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई। अब होंडा न सिर्फ जापानी कंपनी थी बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी थी। 1980 में होंडा अकॉर्ड आई जिसने अमेरिका में मिड साइज सीडेन मार्केट को कैप्चर कर लिया। 1981 में होंडा ने अपनी पहली लग्जरी सीडेन लॉन्च की, होंडा प्लेग। 1984 में होंडा ने दुनिया को एक और आइकॉनिक कार दी, होंडा सिटी। होंडा अब सिर्फ अफोर्डेबल कार नहीं बना रहा था, अब वह हाई परफॉर्मेंस और प्रीमियम व्हीकल्स भी बना रहा था। एक दिन सोइचिरो ने ऐसा फैसला लिया कि पूरी कंपनी शॉक्ड हो गई। 1973 में उन्होंने होंडा मोटर कंपनी के प्रेसिडेंट पद से रिटायर होने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कि नई पीढ़ी मेरी जगह ले।
और होंडा को आगे लेकर जाए। 5 अगस्त 1991 को 84 साल की उम्र में लिवर फेलियर के कारण उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा, पर उनकी बनाई हुई होंडा कंपनी आज भी पूरी दुनिया पर सैर कर रही है। उनके जाने के बाद जापान सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया, जो कि जापान का सबसे बड़ा सम्मान था। और उन्होंने दुनिया को सिखाया, सक्सेस और फेलियर एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। अगर तुमने कभी भी हार नहीं मानी तो एक न एक दिन जीत तुम्हारी ही है। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इतना पेशेंस के साथ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।